हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये हमारी बीएड 4 सेमेस्टर की क्लासेस हैं। मैंने यूनिट 1 कंप्लीट करा दी है। उसके क्वेश्चंस भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। ये आज की हमारी यूनिट 2 है, एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। तो ब्रिटिश काल में शिक्षा हमारी कैसी होती थी और क्या क्या नए नियम आए, क्या कौन कौन से आयोग बने या कौन कौन से कमीशंस आए हैं, इनके बारे में इस यूनिट में दिया गया है। ठीक है, अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगें और अगर आपको ये नोट्स चाहिए हों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको ये नोट्स फ्री में प्रोवाइड करा दूँगी। आपको कहीं से भी कोई पेड कोर्स या पेड नोट्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी सेकेंड यूनिट, जिसका टॉपिक होगा ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, तो वास्को डी गामा द्वारा भारत की खोज हुई, उसके बाद यूरोपीय व्यापारियों का भारत में आगमन प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो वास्को डी गामा हमारे जो भारत में आए, भारत की खोज उन्होंने 17 मई 1498 में की थी। जब वो भारत में आए थे तो सबसे पहले उन्होंने कालीकट में डेरा डाला था। ठीक है, मिशनरियों द्वारा आधुनिक शिक्षा का आरंभ, बिगनिंग ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन मिशनरीज। ठीक है, मिशनरीज उनको कहते थे जो ईसाई धर्म के फॉलोअर होते थे। ठीक है, उन्हें कैथोलिक भी बोला जाता था। तो मिशनरियों का मुख्य उद्देश्य भारत में कैथोलिक धर्म का प्रचार करना था। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इनको विदेशी कंपनी बोलते हैं, का आगमन हुआ, जिनका मुख्य उद्देश्य भारत में व्यापार और धर्म का प्रसार करना था। लेकिन देश के बाकी भूभाग के शासन की बागडोर कंपनी के हाथ में आने लगी और उसकी सत्ता ने राजनैतिक रूप धारण कर लिया। यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शिक्षा का आरंभ हुआ। आए तो थे ये व्यापार करने, लेकिन जैसे जैसे इनकी सत्ता बढ़ती गई, जैसे जैसे इनकी पहुंच बढ़ती गई, तो इन्होंने यहाँ इंडिया में रूल करना स्टार्ट कर दिया। और फिर इन्होंने एजुकेशन सिस्टम, जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, उस पर विचार करना स्टार्ट कर दिया, उसको सुधारने की कोशिश ये करने लगे। टी.एन. सिकेरा ने इनके संबंध में कहा है कि व्यापार के बाद इस देश में उनका झंडा लहराया। उनका मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी का, और उसके साथ उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि शिक्षा का आरंभ हुआ। मिशनरियों ने सर्वप्रथम डच मिशनरियों ने चिंसूरा, नागापट्टम तथा विलिमीपट्टम में कुछ विद्यालयों की स्थापना हुई। इसके पश्चात ड्रेन फ्रांसीसी, पुर्तगाली तथा अंग्रेज मिशनरियों ने अनेक विद्यालयों की स्थापना की। अंग्रेज मिशनरियों ने बंगाल को ईसाई धर्म के प्रचार का केंद्र बनाया। फिर चार्ल्स ग्रांट आए। चार्ल्स ग्रांट जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे। उसने ग्रांट ने भारतीयों की शिक्षा हेतु रूपरेखा तैयार की, जिसे भविष्य में मान्यता प्राप्त हो गई। ठीक है, ग्रांट को कभी कभी भारत की आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है, ये हमारी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सन 1765 तक कंपनी की शिक्षा नीति प्राथमिक शिक्षा देने तक सीमित रही, किंतु इसके उपरांत शिक्षा नीति में परिवर्तन हुआ व उच्च शिक्षा संस्थाएं स्थापित की गईं। देखिए, 1765 तक सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन ही दी जाती थी, यानी कि जो स्कूल में जो शिक्षाएं दी जाती थी बस वहीं तक पढ़ाई होती थी। इससे ज़्यादा कोई भी हायर एजुकेशन की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो इसके तहत 1781 में और 1791 में कलकत्ता में मदरसा और बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य ये था कि मुसलमान नवयुवकों को मुस्लिम कानूनों एवं हिंदू नवयुवकों को हिंदू कानूनों में विशेष योग्यता प्रदान करके कंपनी एवं शासन के कनिष्ठ पदों के लिए तैयार करना था। फिर गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजी ने सन 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। यह कॉलेज कंपनी के असैनिक कर्मचारियों के लिए था, जो सैनिक बल में नहीं थे, एवं उनको भारतीय भाषाओं, हिंदू मुस्लिम कानून एवं भारतीय इतिहास की शिक्षा प्रदान करता था। सन 1818 में पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें कि चार्टर अधिनियम आया था, चार्टर एक्ट आया था हमारा 1813 में। ठीक है, सीधे सीधे पूछ लेंगे क्वेश्चन में कि चार्टर अधिनियम हमारा कब पारित हुआ था, तो वो 1813 में पारित हुआ था। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभ महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 1600 ईस्वी के
अंतिम दिन प्रदत्त चार्टर के फलस्वरूप हुआ था। ठीक है, तो अंतिम दिन में ये जो इन्होंने कानून पारित किया था कि कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया जाए। ठीक है, फिर 1793 में कंपनी को व्यापार एवं वाणिज्य संबंधी अधिकारों के साथ साथ भारत के विशाल क्षेत्र पर प्रशासन करने का दायित्व भी सौंपा गया। इसी के साथ 1793 में एक नया चार्टर कानून पारित किया गया जो कि 20 वर्षों तक पुनः बढ़ा दिए गए। ठीक है, फिर 1858 में 1858 में प्रत्येक 20 वर्षों के उपरांत एक नया चार्टर कानून पारित किया गया। ठीक है, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया तथा जो भी अधिकार थे, जो भी राइट थे, वो सारे महारानी विक्टोरिया ने सीधे अपने हाथों में ले लिए। अब बात करते हैं कि जो चार्टर अधिनियम था, चार्टर एक्ट था, उसके पास होने के कारण क्या क्या थे। ठीक है, तो कारण ये थे कि व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके स्वतंत्रता प्रदान की जाए ताकि नेपोलियन का महाद्वीपीय प्रणाली से हुई हानि की क्षतिपूर्ति की जा सके। ठीक है, उस वक्त नेपोलियन का एक युद्ध हुआ था जिसमें क्या हुआ था कि बहुत सारी क्षति हुई थी। उसी में जो व्यापारिक एकाधिकार थे वो सबको प्रदान की जाए, ऐसा बोला गया था। फिर कंपनी के दुर्भाग्य से उस वक्त एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित व्यक्तिवादी सिद्धांत इंग्लैंड में बहुत लोकप्रिय था। एडम स्मिथ ने इसमें कहा था कि कंपनी को अधिकार न होकर सबको यह अधिकार होना चाहिए कि ताकि वो स्वतंत्रता से व्यापार कर सके। ठीक है, और थर्ड हमारा रीज़न था कि ईसाई धर्म प्रचारकों ने संसद के भीतर एवं बाहर यह आंदोलन चलाया कि उन्हें भारत में धर्म प्रचार के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएं। चार्टर अधिनियम 1813 के महत्व क्या क्या थे? तो पहला महत्व था कि भारतीयों के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने की व्यवस्था की जाए। ईसाई धर्म का प्रचार करने की आज्ञा दे दी गई। ये सारी जो मांगे उन्होंने रखी थी वो उन्होंने पूरी की। ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया गया जिससे एक नए संप्रदाय का जन्म हुआ। फिर स्वामी दयानंद और स्वामी विवेकानंद जो थे, इन्होंने इस प्रचार को रोकने के लिए कई प्रबंध भी किए बाद में। फिर चार्ल्स ग्रांट आए। चार्ल्स ग्रांट ने अपनी पुस्तक ग्रेट ब्रिटेन के एशियाई प्रजाजनों की सामाजिक स्थिति पर विचार ये पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने हिंदू और मुसलमानों की अज्ञानता का वर्णन किया। इसी विचार से चार्ल्स ग्रांट ने हिंदुओं व मुस्लिमों की अज्ञानता को दूर करने के लिए योजना बनाई थी। ठीक है, तो इन्होंने अपनी योजना में ये बात कही कि भारत में विद्यालय खोले जाने चाहिए। इन विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनना चाहिए। इन विद्यालयों में अंग्रेजी भाषा और साहित्य, विज्ञान, दर्शन और धर्म की शिक्षा दिए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। ज्ञान और विज्ञान का प्रसार किया जाना चाहिए और ईसाई धर्म का व्यापक विचार किया जाना चाहिए। ठीक है, फिर चार्ल्स ग्रांट की योजना लगभग पूर्ण रूप से मान ली गई थी। अतः हम कह सकते हैं कि आधुनिक शिक्षा की रूपरेखा सबसे पहले चार्ल्स ग्रांट ने प्रस्तुत की थी। तो याद रखिएगा, जो हमारी आधुनिक शिक्षा की रूपरेखा है वो चार्ल्स ग्रांट ने प्रस्तुत की थी। अब बात करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत शिक्षा संबंधी कुछ कार्य हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं, बाकी के भी इसमें मेंशन है। जैसे 1599 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के उपरांत, ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि इसके बाद 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ ने कंपनी का पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का आज्ञा पत्र जारी किया था। यहीं से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का प्रारंभिक चरण शुरू हुआ। 1613 में ये जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं कि कौन कौन से सन में क्या क्या घटनाएं हुई थी। जैसे 1613 में कंपनी को सूरत में कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्राप्त हुई। फिर बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में भी कारखाने स्थापित कर दिए गए। फिर 1698 में आज्ञा पत्र से कंपनी को विद्यालयों के संचालन व पादरी रखने की आज्ञा प्राप्त हो गई। 1707 ईस्वी में प्लासी का युद्ध और 1763 में बक्सर के युद्ध में विजय प्राप्त होने के बाद कंपनी के उद्देश्य व लक्ष्य विस्तृत हो गए। इसीलिए अब भारत के लोगों को संतुष्ट रखकर अपनी स्थिति को सुदृढ़ रखना चाहती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो सन 1781 में
भारत में नियुक्त तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हॉस्टिंग ने कलकत्ता के कुछ प्रतिनिष्ठ मुसलमानों को निवेदन कर कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, जिसमें अरबी, फारसी, इस्लाम धर्म व अन्य लौकिक विषयों, अंकगणित, रेखागणित, नक्षत्र विज्ञान, दर्शन, तर्कशास्त्र के साथ साथ अंग्रेजी भाषा व साहित्य की भी शिक्षा दी थी। 1818 में फोर्ट सेंट जॉर्ज कॉलेज की स्थापना अंग्रेज कर्मचारी को भारतीय भाषाएं सिखाने के लिए की गई। फिर 1823 में बंगाल में शिक्षा के प्रसार व प्रचार हेतु एक समिति बनाई गई थी। फिर विभिन्न नगरों जैसे मद्रास, बम्बई, बंगाल, दिल्ली आदि स्थानों पर ऐसी संस्थाओं का प्रोत्साहित किया गया जो भारत में यूरोपीय शिक्षा प्रसार में वृद्धि ला सके। 1833 में एक अन्य शासन देश द्वारा पाश्चात्य और भारतीय शिक्षा पद्धति के विकास हेतु प्रयास किए गए। उसी वक्त एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी, एक विवाद स्टार्ट हुआ था जिसको हम आंग्ल प्राच्य विवाद या ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी के नाम से जानते हैं। तो इसमें आइए देखते हैं क्या क्या हुआ था कि 1813 के आज्ञा पत्र यानी कि जो चार्टर अधिनियम था हमारा, उसके अनुसार भारत में जन साधारण की शिक्षा का संपूर्ण दायित्व कंपनी का था, जिसमें उन्होंने 1 लाख रुपए सुरक्षित रखने की बात की गई थी। फिर 1823 में लोक शिक्षा समिति की स्थापना की गई। इसमें इस लोक शिक्षा समिति यानी जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस में 10 सदस्य थे और 2 दल में विभाजित थे। तो 2 दल में जिसमें पहला था कि प्राच्य विद्या समर्थक दल और दूसरा दल था आंग्ल दल। आंग्ल दल जो था, जो अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम के रूप में समर्थन देता था। यह विवाद 20 वर्षों तक चला। इस विवाद के निम्नलिखित कारण ये थे कि 1813 के पत्र की धारा 43 में वर्णित शब्दों में कहा गया था कि साहित्य, भारतीय विद्वान, भारतीय भाषा व निवासी आदि की स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई थी। पत्र में शैक्षिक विकास हेतु 1 लाख रुपए की धनराशि की पेशकश की गई, लेकिन बिंदुओं विवाद में अनेक प्रश्न उठाए गए। प्राच्य विद्या समर्थक दल के नेता कौन थे हमारे? वो थे एच.टी. प्रिंसिप और जैसे और भी लोग जैसे लॉर्ड मिंटो, एच. विल्सन आदि भी इस वर्ग का समर्थन कर रहे थे, जिसमें इन्होंने 43 वर्णित साहित्य शब्द के मत में थे। भारतीयों का जो मत था वो ये था कि भारतीय धर्म, दर्शन एवं व साहित्य की स्थापना नहीं दी जाती जब तक यहाँ के नागरिकों व देश का विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है। इन्होंने कहा था कि संस्कृत, अरबी, फारसी भाषाओं का समर्थन किया जाए। इसके विपरीत ब्रिटिश हित का मत ये था कि भारतीय पाश्चात्य ज्ञान, भाषा व साहित्य और ज्ञान विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने योग्य ही नहीं है, और ये इन्होंने इसलिए कहा था कि ताकि भारतीय जनता का विकास ना हो सके। यह विवाद लगभग 20 वर्ष के लंबे काल तक चला तथा 1834 में अंततः इस विवाद के अंत हेतु ब्रिटेन सरकार की ओर से लॉर्ड मैकाले भारत आए। अब बात करते हैं कि जब 1813 में चार्टर एक्ट पारित हुआ था, उसके बाद एक और राजपत्र आया था, चार्टर अधिनियम 1833। इसमें देखते हैं क्या हुआ था कि 1813 के 20 वर्षों बाद 1833 में एक नया आज्ञा पत्र जारी किया। कंपनी को अपने द्वारा शासित प्रदेशों में शिक्षा की उचित व्यवस्था हेतु निम्नलिखित निर्देश दिए गए, जैसे कि बंगाल प्रांत के गवर्नर की परिषद में एक कानूनी सलाहकार होगा तथा अन्य प्रांतों के गवर्नर कुछ मामलों में उसके अधीन होंगे। इसमें नेक्स्ट था हमारा कि शिक्षा हेतु 1813 के राजपत्र में जो राशि 1 लाख थी उसको 10 लाख कर दी गई थी।